नमस्कार के न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं दीपिका। आज हम स्पेशल रिपोर्ट में सबसे पहले बात करेंगे मौसम के मिजाज की। दरअसल इन दिनों मौसम के तुनक मिजाज तेवर देखने को मिल रहे हैं। साथ ही बात होगी उत्तराखंड में निकाय चुनाव के रण की। तो वहीं चलते चलते प्रयागराज महाकुंभ की हलचल की, जहां लगातार चहल पहल बढ़ती जा रही है। तो चलिए अब चलते हैं खबरों के विस्तार में। पहाड़ों में बारिश और बर्फबारी के साथ मैदानी इलाके भी झमाझम बारिश से सराबोर नजर आ रहे हैं। यूपी सहित उत्तर भारत के कई जिलों में कहीं भारी तो कहीं मध्यम बारिश हुई है। इस दौरान कई जगहों पर ओले भी पड़े हैं, जिससे ठंड की सिहरन बढ़ गई है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। पहाड़ों में हो रही बारिश और बर्फबारी के बाद मैदानी इलाकों में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। यूपी सहित उत्तर भारत के कई जिलों में कहीं भारी तो कहीं मध्यम बारिश हुई। इस दौरान कई जगहों पर ओले भी पड़े। बता दें कि शुक्रवार से शुरू हुई बारिश शनिवार को लगातार जारी रही। बारिश की वजह से कई जगह तापमान 12 डिग्री तक पहुंच गया। मौसम विभाग के मुताबिक यूपी के कई इलाकों में बादल छाए रहेंगे और बारिश भी होगी। बारिश और ओला के कारण ठंड के साथ गलन भी बढ़ गई है। बुंदेलखंड और अवध क्षेत्र में तेज बारिश हुई। यूपी में ठंड का ये आलम है कि लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। IMD के मुताबिक अगले 3 से 4 दिन के बाद अधिकतम तापमान में करीब 4 डिग्री सेल्सियस की कमी देखी जाएगी। वहीं न्यूनतम में कमी के कारण शीतलहर का भी प्रकोप दिखेगा। अगले 3 दिन बदला रहेगा यूपी का मौसम। लखनऊ, सहारनपुर, मथुरा, कानपुर, फतेहपुर समेत कई जिलों में बारिश के साथ तेज हवाएं चल रही हैं। पश्चिमी यूपी से लेकर पूर्वी और बुंदेलखंड में रुक रुक के बूंदाबांदी का दौर जारी है। तेज हवाओं के चलने से मौसम पूरी तरह से सर्द हो रहा है। खासकर जानवरों के लिए काफी दिक्कतें महसूस हो रही हैं। रविवार से भीषण कोहरे के छाए रहने का अनुमान है। मौसम के खुलने से तापमान में तेजी के साथ गिरावट दर्ज की जाएगी। उत्तराखंड में बारिश बर्फबारी से बड़ी ठिठुरन। उधर उत्तराखंड में मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदल चुका है। पहाड़ों में जमकर हिमपात हो रहा है। पहाड़ से लेकर मैदान तक बादलों का डेरा है। इसके साथ ही चोटियों पर हिमपात और निचले इलाकों में बारिश का दौर जारी है। प्रदेश के ज्यादातर क्षेत्रों में शीत का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिन मौसम में बदलाव बना रहेगा। 2500 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भारी हिमपात हो सकता है, जबकि आसपास के निचले इलाकों में गरज के साथ ओलावृष्टि व कहीं-कहीं वर्षा की आसार है। बता दें कि देहरादून समेत आसपास के इलाकों में बारिश का क्रम जारी है। चार धाम समेत अन्य ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी का दौर शुरू हो गया। औली, हर्षिल, हेमकुंड साहिब, चोपता, दयारा, लोखंडी, सुक्की टाप, मुनस्यारी, पिथौरागढ़ की चोटियों में सफेद चादर ओढ़ ली है। ज्यादातर क्षेत्रों में अधिकतम तापमान 5 से 10 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया है। सर शिमला में तो बारिश हो रही है और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जो है बर्फ पड़ रही है, जैसे खड़ा पत्थर हो गया, नारकंडा, कुफरी। जो हमारे नीचे वाले क्षेत्र है उनमें बारिश लगी है। शिमला में भी बारिश ही चली है और हाइट वाले क्षेत्रों में बर्फबारी हो रही है। शिमला में परसों थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की सी बर्फ पड़ी थी, उसके बाद बारिश शुरू होगी, वो भी पिघल गई। उम्मीद थी कि इस बारी बर्फ पड़ेगी, पर अभी तक तो बारिश चली है जी। हिमाचल में बारिश और बर्फबारी। वहीं शिमला में शनिवार सुबह झमाझम बारिश हुई, जबकि प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में ताजा बर्फबारी हुई। कुल्लू, लाहौल स्पीति, किन्नौर, चंबा के साथ साथ नारकंडा, खड़ा पत्थर, कुफरी, चांशल, दर्रा, चूड़धार और रोहड़ू में शुक्रवार से बर्फबारी जारी है। मौसम खराब होने की वजह से पिछले 2 दिनों से वाहनों की आवाजाही बंद है। प्रशासन ने पर्यटकों को रविवार दोपहर तक शिमला रामपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर सावधानी बरतने को कहा है। मौसम विभाग के मुताबिक इलाके में भारी बर्फबारी और बारिश का अनुमान है। इस दौरान राज्य के मैदानी और
निचले इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है। 30 और 31 दिसंबर को राज्य भर में मौसम शुष्क रहेगा, जबकि 1 जनवरी को ऊंचे पहाड़ी इलाकों में हल्की बर्फबारी और बारिश जारी रहेगी। राजधानी शिमला में अधिकतम तापमान 14.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि शिमला के पास पर्यटन स्थल कुफरी में अधिकतम तापमान 9.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। कश्मीर के मैदानी इलाकों में मौसम की पहली बर्फबारी। वहीं जम्मू कश्मीर के मैदानी इलाकों में लंबे समय से चले आ रहे सूखे का दौर शुक्रवार को खत्म हुआ। श्रीनगर और कश्मीर के मैदानी इलाकों में मौसम की पहली बर्फबारी हुई, जिससे कश्मीर घूमने आए सैलानियों के चेहरे खिल गए। पश्चिमी विक्षोभ के असर से मैदानी इलाकों समेत कश्मीर के ज्यादातर इलाके में हल्की से मध्यम बर्फबारी हुई। ऊंचाई वाले इलाकों में सुबह बर्फबारी शुरू हुई, जबकि श्रीनगर समेत मैदानी इलाकों में दोपहर बाद बर्फबारी हुई। श्रीनगर के अलावा गंदरबल, अनंतनाग, कुलगाम, शोपिया और पुलवामा जिलों के मैदानी इलाकों में भी सीजन की पहली बर्फबारी दर्ज की गई। अधिकारियों ने कहा कि गुलमर्ग के मशहूर शकीश रिसोर्ट, सोनमर्ग और पहलगाम के पर्यटक रिसोर्ट गुरेज, जोजिला, एक्सेस, साधना टॉप, मुगल रोड और बांदीपोरा, बारामूला और कुपवाड़ा जिले के कई इलाकों में भी बर्फबारी दर्ज की गई। वहीं घाटी के दूसरे ऊंचे इलाकों में भी ताजा बर्फबारी की खबरें हैं। जगह जगह हुई बर्फबारी से सड़कें, घर, गाड़ियों पर बर्फ की मोटी चादर चढ़ी दिखाई दी। अधिकारियों ने बताया कि सड़कों से बर्फ हटाने का काम शुरू हो गया है और इस काम की निगरानी के लिए हर जिला मुख्यालय पर नियंत्रण। हालांकि बर्फबारी के कारण श्रीनगर, लेह राजमार्ग और मुगल रोड बंद हो गए। कश्मीर विश्वविद्यालय ने खराब मौसम के कारण शनिवार को होने वाली अपनी सभी परीक्षाएं स्थगित कर दी। विश्वविद्यालय ने कहा कि स्थगित परीक्षाओं की नई तारीख जल्द ही निर्धारित की जाएगी। मौसम विभाग ने कहा कि रात के दौरान हल्की बर्फबारी जारी रहने के आसार हैं। ठंड का सितम इस कदर है कि न्यूनतम तापमान 0 डिग्री से कई डिग्री नीचे बना रहा, जबकि घाटी के ज्यादातर जगहों पर रात के तापमान में मामूली वृद्धि हुई। उत्तरी कश्मीर की स्कीइंग गतिविधियों के लिए मशहूर गुलमर्ग के न्यूनतम तापमान 0 से 6 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया, जबकि दक्षिण कश्मीर से सालाना अमरनाथ यात्रा के लिए आधार शिविर पहलगाम में न्यूनतम तापमान 0 से 8 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया है। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया। उत्तराखंड में साल भर के लंबे इंतजार के बाद शुरू हुए निकाय चुनाव के लिए सभी सियासी दल जी जान से जुटे हुए हैं। नामांकन की प्रक्रिया 27 दिसंबर से शुरू हो गई है। बीजेपी, कांग्रेस दोनों ही दलों ने प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी कर दी है, लेकिन दूसरी लिस्ट को लेकर अभी तक मंथन जारी है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। उत्तराखंड में निकाय चुनाव के ऐलान के साथ ही भाजपा, कांग्रेस समेत तमाम राजनीतिक दलों के लिए जिताऊ प्रत्याशियों का चयन करना बेहद चुनौतीपूर्ण हो गया है। 27 दिसंबर से शुरू हुई नामांकन की प्रक्रिया 30 दिसंबर को संपन्न होने जा रही है, लेकिन अब तक भाजपा, कांग्रेस अपने अपने सभी प्रत्याशियों का चयन नहीं कर पाए हैं। हालांकि लंबे मंथन के बाद दोनों ही दलों ने पहली सूची को तो जारी किया है, लेकिन दूसरी सूची में प्रत्याशियों को लेकर मत्थापच्ची ज्यादा करनी पड़ रही है। एक ओर जहां भाजपा में एक अनार 100 बीमार की स्थिति देखने को मिल रही है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस भी प्रत्याशियों के चयन के लिए फूंक फूंक कर कदम रख रही है। साथ ही दोनों ही दल जीत के भी दावे कर रहे हैं। बहुत अच्छी स्थिति है। हम पहले दिन से बहुत कंफर्टेबल पोजीशन में हैं और जिस तरह से एक साल ये शहरी निकायों का कार्यक्रम टला गया और चुनाव नहीं हो पाए पिछले एक साल में, तो जिस वक्त जो है सत्ता पक्ष के लोग अपने खजाने भर रहे थे और सत्ता का लाभ ले रहे थे, उस वक्त हमारे जो कैंडिडेट्स हैं, हमारे जो प्रत्याशी हैं, हमारे जो कार्यकर्ता हैं, वो लगातार जनता के बीच में बने हुए थे। उनके दुख, उनकी परेशानी साझा कर रहे थे, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे। तो जो शहरी निकाय के चुनाव होते हैं ये लोकल बेसिस पे होते हैं। स्थानीय लोग चेहरा पहचानते हैं अपने पार्षद का, अपने महापौर का, अपना पालिका अध्यक्ष का। तो जो
जितना ज़्यादा जनता के बीच में सक्रिय रहेगा उसकी उतनी ज़्यादा पैठ होगी। और लोगों के पास वो जगह नहीं थी जहां वो अपनी समस्याओं को लेकर जाएं जिसका समाधान हो पाए। और दूसरी तरफ जो इनकी निष्क्रियता है, ठीक चुनावों के समय पर जैसे ये कुंभकर्ण की नींद से भाजपा जाग जाती है, उसका भी प्रतिफल इनको जनता इस बार देने वाली है। देखिए, कांग्रेस पार्टी में अधिकतम कुछ ऐसे कि जिनका जनाधार नहीं है का कोई मतलब नहीं बनता। उनके हर कार्यकर्ता का कोई जनाधार नहीं है। अगर जनाधार होता तो लोकसभा चुनाव में, उप चुनाव में और विधानसभा चुनाव में जनाधार अगर होता तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ उनको जीत हासिल होती। लेकिन जनाधार उस पार्टी का है ही नहीं, जनाधार के विहीन है वो पार्टी। तो उसमें हर व्यक्ति का नाम ऐसा ही रहेगा। और जिस प्रकार से बात रही कि हमारे सूची कल आई है, तो अगर सूची नहीं भी आती, कुछ नहीं भी होता, तो भी हमारा हर कार्यकर्ता अपने आप में कांग्रेस से निपटने के लिए पूरी तरीके से काबिल रहता है और काबिल है। वहीं भाजपा और कांग्रेस की पहली लिस्ट जारी होते ही दोनों ही राष्ट्रीय दलों में सियासी घमासान छिड़ गया है। कांग्रेस में खुलकर टिकट न मिलने के बाद नाराजगी देखने को मिल रही है। इसी कड़ी में महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने सोशल मीडिया में पोस्ट जारी कर बगावत के सुर दिखाए हैं। तो वहीं कांग्रेस में टिकट न मिलने से कई कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन के साथ ही कुछ ने अपने पद से इस्तीफा तक दे दिया है। तो वहीं दूसरी ओर भाजपा ने भी बवाल शुरू हो गया है। भाजपा के पूर्व कैबिनेट मंत्री और गदरपुर के विधायक अरविंद पांडे ने कहा कि भाजपा में धंधेबाजी का एक सिंडिकेट चल रहा है। वह सिंडिकेट को तोड़ना चाहते हैं, बावजूद इसके उन्हें निपटाने का प्रयास पार्टी में किया जा रहा है। ना मेरे किसी नाम से मुझे कोई मतलब है। मेरा इतना मतलब है कि इस इलाके में भारतीय जनता पार्टी को बंगाली समाज ने मजबूत किया है और इन छोटे निकाय के चुनाव में बंगाली समाज का हक बनता है, चाहे वो किसी दल से भी चुन के आए। तो उनके हितों की चिंता करनी चाहिए। तो किन वजह से 98% बंगाली समाज के लोग होने के बावजूद ओबीसी के यहाँ कोई लोग नहीं है, इक्का दुक्का है, तो वो अच्छे लोग हैं। लेकिन उसमें एक आध ऐसे भी हैं जो अफीम बेचने का काम करते हैं, अफीम माफिया हैं। उनके कई सबूत हैं, थाना है, अफीम बेचने वालों की जमानतें कराना है। पुलिस के सीसीटीवी में जब लोग अफीम बेचने वाले पकड़े जाते हैं तो उनकी पैरवी में कौन आता है, ये सब सबूत है। और इस ओबीसी होने का लाभ इस इलाके में स्मैक बेचने वाले और अफीम बेचने वाले को जब इसका सीधा सीधा लाभ मिलेगा। सर के ऊपर से निकल गया। झंडे हम उठाएं, कुर्सियां हम उठाएं, इनकी मीटिंगों के लिए हम आए, हमें एक फ़ोन करके आज पुतला दहन है हम आ रहे हैं, लोकसभा में हम बस्ते हम लगा रहे हैं, विधानसभा में बस्ते हम लगा रहे हैं, कार्य हम कर रहे हैं, सारी मीटिंगें हम कर रहे हैं, कमेटी हम बना रहे हैं और टिकट किसी और देने और किसी दूसरे व्यक्ति को देने का प्रयास कर रहा है। तो इससे बड़ा दुर्भाग्य हमारे लिए कुछ नहीं है। आज मजबूरन हमें आज यहाँ मैं यहाँ इसलिए अपना टिकट मानने के लिए इस तरह प्रदर्शन करना पड़ा। हमें बहुत दुख है कि आज कांग्रेस पार्टी हमारी भावनाओं का सम्मान नहीं कर रही है। सामान्य प्रक्रिया है ये, और नाराजगी व्यक्त करने का अधिकार सबको है लोकतंत्र में। पार्टी में जो पार्टी का सामूहिक नेतृत्व होता है, फैसले लेने का अधिकार उन्हीं को होता है। पार्टी के हमारे 7 वरिष्ठ नेतागण बैठकर फैसले कर रहे हैं और जो भी फैसले उनके होंगे वो उचित फैसले होंगे। और निश्चित रूप से थोड़ा बहुत नाराज़गी होती है, इतना बड़ा युद्ध है ये। मैं मानता हूँ कि नाराज़गी होगी कुछ कार्यकर्ता में, लेकिन उस नाराज़गी को, जिसकी भी नाराज़गी होगी, हम उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। ये कांग्रेस में मुझे लगता है कि घमासान ही होगा। जहाँ इतने ग्रुप हो वहाँ घमासान ही होता है। तो ये कांग्रेस के घर का अंदरूनी मामला है। रही बात भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता जो चुनाव में मैदान में है इस वक्त प्रत्याशी के रूप में, उसके पीछे पूरी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेता उसके साथ लग करके उसे जिताने का काम करेगा। और हमें पूरा भरोसा है जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लोगों के घर घर तक योजनाओं को पहुँचाने का काम किया, विकास कार्यों को पहुँचाने का काम किया, एक कार्यकर्ता
जनता संगठन के माध्यम से लोगों के पास योजनाओं को देने का काम किया। तो मुझे लगता है कि हमें पूरा भरोसा है अपनी जनता पर, प्रबुद्ध जनता पर, क्योंकि देवस्थली है, धर्मस्थली है। जिस प्रकार से उन्होंने विधानसभा में भी भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया, लोकसभा में भी अपना आशीर्वाद देने का काम किया, और जो 2 उपचुनाव हमारे अभी हुए 2 विधानसभा में, उनमें भी हमें उनका आशीर्वाद प्राप्त हुआ। तो हमें पूरा भरोसा है जो हमारी मिनी सरकार बनेगी, छोटी सरकार बनेगी निकायों की, तो उसमें भी भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा। कुल मिलाकर निकाय चुनाव की पहली लिस्ट जारी होते ही भाजपा कांग्रेस में सियासी बवाल शुरू हो गया है। वहीं दोनों ही दलों के नेताओं की नाराजगी को दूर करने के लिए साथ ही जिताऊ प्रत्याशियों के चयन बेहद चुनौतीपूर्ण हो गया है। यही वजह है कि अब तक दोनों ही दल अपने सभी प्रत्याशियों का ऐलान नहीं कर पाए हैं। देखना होगा 25 जनवरी को निकाय चुनाव का क्या कुछ परिणाम सामने आता है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चारों दिशाओं में सनातन की जय जयकार हो रही है। ऐसे में संतों का जोश और उत्साह देखते ही बनता है। श्री पंच अग्नि अखाड़े के राष्ट्रीय महासचिव सोमेश्वर आनंद जी महाराज चौफटका से प्रारंभ हुई शोभा यात्रा में पैदल आगे आगे ही चल रहे थे। मेला छावनी तक का पथ लगभग 12 किलोमीटर से ज्यादा का था, लेकिन सैकड़ों साधु संतों ने पैदल ही इस यात्रा को संपन्न किया। पूरी पूजा विधि के अनुसार अग्नि अखाड़े में संपन्न हुआ छावनी प्रवेश, जिसे पेशवाई के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन साधु संतों के ऐतराज के कारण इसे अब छावनी प्रवेश के नाम से संबोधित किया जाता है। साधु संतों का कहना है कि पेशवाई एक गैर सनातनी शब्द है जिसका प्रयोग उचित नहीं है। इस शोभा यात्रा का मुख्य आकर्षण का केंद्र रहे मां काली का नृत्य और शिव भोलेनाथ की सवारी। इसके साथ ही भोलेनाथ का तांडव नृत्य भी श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित भी करता है। बता दें कि पेशवाई में सबसे आकर्षक चौकियां ही रहीं। कलात्मक चौकियां भी, कहीं राधा कृष्ण रास लीला का मंचन तो कहीं पर काली नृत्य, तो कहीं पर भगवान शिव का दरबार, तो कहीं भगवान भोले का तांडव का बेहतरीन मंचन हुआ। आज एक बहुत ही महाकुंभ 2025 का भाग होने जा रहा है। होने जा रहा है। यहाँ पर आज से शुरुआत जो इस शोभा यात्रा को और शोभायमान बनाया श्री परशुराम अखाड़ा उत्तराखंड ने। इस अखाड़े ने भी सहभागिता निभाते हुए तरह तरह के अस्त्रों के करतब दिखाए, और जिसमें तलवारबाजी, भालाबाजी और डंडों से दिखाए गए करतब प्रमुख रहे। आज श्री शंभू पंच अग्नि अखाड़े की छावनी प्रवेश था। विश्वाई से कहते हैं मंगल यात्रा थी, और हम लोग जो है अनंत माधव मंदिर से हमारे इष्ट देवी वेद माता गायत्री को बाजे गाजे के साथ, ऊँट हाथी घोड़ों के साथ रथ पर जो है सवार होकर आज हमारे सब आचार्य मंडलेश्वर सबके सानिध्य में हम वेद माता गायत्री को अखाड़े में छावनी में प्रवेश कराया है। अब वेद माता गायत्री आज हमारी स्थापित हो जाएंगी, फिर आज से हमारा हवन पूजन गायत्री पुरस्कार प्रारंभ हो जाएगा। महाकुंभ 2025 में अमृतपान करने के लिए ब्रह्मचर्य महाकुंभ 2025 में अमृतपान करने के लिए ब्रह्मचर्य अग्नि अखाड़ा के साधु संत संगम क्षेत्र पहुंच गए, और यह शोभा यात्रा चौफटका स्थित अनंत माधव मंदिर से अखाड़े के संतों की सवारी रथों, घोड़ों और लग्जरी वन में शुरू हुई तो हर ओर सनातन का जय घोष होने लगा।
आमतौर पर संगम नगरी में दशहरे के दौरान कलात्मक चौकी निकलती है, लेकिन आकर्षक चौकियां ने शोभा यात्रा की शोभा दोगुनी कर। और आपको ये भी बता देते हैं कि इस अखाड़े की इष्ट देवी गायत्री की पालकी निकाली गई। इसी बीच पंजाबी भांगड़ा पार्टी ने करतब दिखाना शुरू किया तो अखाड़े की तलवारबाजों ने हाथों से तलवार और भाले लेकर प्रदर्शन किया। जगह जगह इस भव्य शोभा यात्रा का स्वागत किया गया। भव्य और दिव्य शोभा यात्रा करना केवल शहर वीडियो श्रद्धालुओं ने ही स्वागत किया और बल्कि इसके साथ ही साथ पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन के अधिकारियों ने भी इसका भव्य स्वागत सत्कार किया। कुंभ मेला क्षेत्र में प्रवेश करना और वहां पर अस्थायी मेला प्राधिकरण के अधिकारियों ने इसका स्वागत करना ये भी देखा गया और तमाम तरह की तैयारियां भी देखी। वही साधु संतों का जमावड़ा इसको शोभा यात्रा के दर्शन करने के लिए और इसका भाव स्वागत करने के लिए एकत्रित भी होते नजर आए। आज हम जो है छावनी प्रवेश किया है हमने अनंत माधव मंदिर से गायत्री माता को लेकर बाजे गाजे के साथ समस्त आचार्य महामंडलेश्वर मंडलेश्वर समस्त ब्रह्मचारी सब लोग यहाँ गायत्री माता को लेकर शिविर में छावनी प्रवेश कराया है। इसके बाद हमारी माता जी स्थापित हुई हैं। अभी बस माँ की पूजा अर्चना वंदना होने के बाद हमारे यहाँ पुकार की परंपरा होती है, जिसमें सभी संत महात्मा आचार्य वृंद महामंडलेश्वर सभी लोग अपनी यथाशक्ति माँ को अर्पण करते हैं भेंट। तो उसमें जो अभी वही प्रक्रिया चल रही थी, सभी ब्रह्मचारियों के द्वारा माँ को भेंट अर्पण कर पूजा आरती कर अब माँ को भोग प्रसाद होगा और सभी लोगों का भोजन प्रसाद भंडारा होगा। मैं अग्नि अखाड़े से राष्ट्रीय महामंत्री सोमेश्वरानंद ब्रह्मचारी आपके चैनल के माध्यम से समस्त देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद। मैं अग्नि अखाड़े का संरक्षक हूँ, आनंद चेतन नाम है मेरा, पंजाब से आया हूँ। ये कुंभ में जो है विशेषता होती है, हमारे 7 अखाड़े हैं सन्यासियों के, 6 न्यासियों के राज्यों 13 अखाड़ों के लिए ये कुंभ लगाया जाता है। दूर दूर से आते हैं, बहुत दूर दूर से आते हैं लोग। मैं संरक्षक अखाड़ा, इसलिए 5 अग्नि अखाड़े का हमारे और सब साधु 6 अखाड़े के नागा लोग होते हैं। हम लंगोटी में स्नान करते हैं क्योंकि हम कर्मकांडी होते हैं। हमारा अखाड़ा अग्नि अखाड़ा है। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया। स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।